आज का हमारा विषय है सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, उसकी परिभाषाएं इत्यादि। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है जो हमेशा सोचता विचारता रहता है और शुरुआत से ही वो अपने चारों ओर के रहस्यमय संसार को देखने और समझने का प्रयत्न करता रहा है। विभिन्न प्रकार की घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को ढूंढने की कोशिश उसकी प्रारंभ से ही रही है और उनके प्रति उसकी जिज्ञासा भी हमेशा बनी रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने प्राकृतिक दशाओं तथा बहुत बाद में ही सही लेकिन सामाजिक जटिलताओं को समझने का भी प्रयास करना प्रारंभ कर दिया था। इन्हीं सामाजिक घटनाओं को जब उसने समझने का प्रयास शुरू किया तो ये जो सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर खोजने का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रयास जब उसने किया तो उसे ही समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान, शोध या सामाजिक खोज के रूप में, अन्वेषण के रूप में नाम दिया गया उसे। हम सामाजिक अनुसंधान को रूप शब्द को दो शब्दों सामाजिक प्लस अनुसंधान से बना हुआ मानकर इस रूप से उसको हम समझ सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान को अगर हमें समझना है तो पहले हमें अनुसंधान के शब्द के अर्थ को समझना अनिवार्य है। अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के रिसर्च का हिंदी अनुवाद है। बहुत सामने दिखाई दे रहा है। रिसर्च यानी कि इसकी उत्पत्ति दो शब्दों री और दूसरा सर्च से हुई है। री का तात्पर्य होता है फिर और सर्च का तात्पर्य होता है खोज या अनुसंधान। इस तरह से रिसर्च का मतलब हुआ पुनः खोज करना या बार बार खोज करना। इस प्रकार अनुसंधान वह व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, उसका विकास अथवा किसी नए तथ्य की खोज द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि की जाती है। स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्यों, घटनाओं एवं सिद्धांतों के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक पद्धति ही सामाजिक अनुसंधान। अब हम यहाँ पर उसकी कुछ परिभाषाओं की बात करें। सामाजिक अनुसंधान की परिभाषाओं में सबसे पहले मोजर की परिभाषा पर बात करें। मोजर के अनुसार सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान कहलाता है, सामाजिक शोध है। यानी कि जो सामाजिक प्रघटनाएं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं और उनके बीच में जो और भी कुछ समस्याएं भी यदि हैं, उनके संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्थित खोज जो है वही सामाजिक अनुसंधान कहलाती है। इसी प्रकार से यंग के अनुसार सामाजिक तथ्य, परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं की विधिवत खोज और विश्लेषण सामाजिक शोध है। कुल मिलाकर बात वही आ रही, विधिवत खोज है किसके बारे में, सामाजिक तथ्य या परस्पर जो संबंधित सब प्रक्रियाएं हो रही हैं उनका विश्लेषण इत्यादि अगर वो विधिवत रूप से हो रहा है, मुख्य बात है वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किया जा रहा है, तो वह सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। मुख्य शब्दों में किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों, उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही शोध है। इसी प्रकार से मुनरो के अनुसार शोध उन समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिन्हें अपूर्ण अथवा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर ढूंढना है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस रूप में यही पाएंगे कि जो पुराना ज्ञान है उस ज्ञान की पुनः बार बार परीक्षण किया जाना, नवीन ज्ञान को ढूंढना, सामाजिक घटनाओं और उसकी समस्याओं के बीच के कार्य कारण संबंधों को ढूंढना, ये सारे अगर कोई काम अगर वैज्ञानिक विधि के माध्यम से किए जा रहे हैं, अगर किसी व्यवस्थित खोज के माध्यम से किए जा रहे हैं, क्रमबद्ध और व्यवस्थित पद्धति के माध्यम से किया जा रहा है, तो उसे हम सामाजिक अनुसंधान कहेंगे। अब हम यहाँ पर सामाजिक अनुसंधान के महत्व को समझते हैं। सामाजिक शोध, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सामाजिक जीवन और घटनाओं को जानने का प्रयास है। संसार अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है। मानव जो कि जिज्ञासु प्राणी है, जो इन रहस्यों का उद्घाटन करना चाहता है, उसमें स्वाभाविक जिज्ञासा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अन्य जीव सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, लेकिन मानव में ये हमेशा से रही है कि वो अपने सामने होने वाली हर घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को जानना चाहता है। ये उसकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है, इसी ने उसका विकास किया है। मानव समाज का इतना विकास इसी वजह से हुआ है।
सामाजिक जीवन और घटनाओं को उद्घाटित करना सामाजिक शोध की मूल आत्मा है। और इसी रूप में हम सामाजिक अनुसंधान के महत्व को कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। और सबसे पहला बिंदु है अज्ञानता का नाश करना। अज्ञानता का नाश ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए क्योंकि मानव में हमेशा से ये बात रही है कि वो चाहता था कि उसके सामने जो कुछ भी घटित हो रहा है, उस घटित होने वाली घटना को वो बेहतर तरीके से जान सके। चाहे वो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हों, चाहे वो जैविक घटनाएं रही हों, और चाहे वो सामाजिक घटनाएं रही हैं, सबके प्रति उसके मन में ये भाव रहे हैं कि उन घटनाओं के बारे में उसकी जो ना जानकारी है, वो ना जानकारी उसे बहुत ठेस पहुंचाती रही, उसे तकलीफ पहुंचाती रही। और लोग निरंतर उन ना जानकारी या उस अज्ञानता का नाश करने के लिए, उसे दूर करने के लिए निरंतर सतत प्रयास करते रहे। तो ये अज्ञानता को दूर करने में एक बहुत बड़ी सहायता जो है, जैसे आज से पहले कई, अगर आज भी वैसे बहुत से अंधविश्वास अभी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कई भ्रांत अवधारणाएं हमारे साथ में जुड़ी हुई है, संकुचित आस्थाएं हमारे साथ में जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी सब पुराने वक्त से देखें तो हमें बहुत कुछ परिवर्तन आया है। ये सब उस सामाजिक अनुसंधान का ही परिणाम रहा है कि जैसे जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, इन सब की जो राष्ट्र की बहुत बड़ी बाधाएं रही है, इन पर अब धीरे धीरे लोग खुलकर बात करने लगे हैं, इस पर बहुत ज्ञान बढ़ा है। तो इस प्रकार का अज्ञानता का नाश जो है वो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति में हम दो बातों को देख सकते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, और पुराने ज्ञान जो हमारे पास में है उसका भी बार बार परीक्षण किया जाता है। ये दोनों ही काम जो है ये सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति यानी कि जो कुछ अभी तक हमें नहीं ध्यान है उसको पता करना, ये अनुसंधान का एक बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन जो वर्तमान में हमारे पास जो ज्ञान है उसको भी रीचेक करना, बार बार उसके ऊपर भी खोज करना, ये भी सामाजिक अनुसंधान का एक बहुत बड़ा काम है, ताकि वर्तमान समय में भी उसकी उतनी ही महत्ता रही है या उसकी उतनी ही सच्चाई है, इस बात को हम बहुत ठीक से समझ पाए। तो ये कार्य जो है वो सामाजिक अनुसंधान का एक बहुत बड़ा महत्व या उसकी बहुत बड़ा इसका कार्य है। तीसरा है वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन अगर नहीं होता तो वो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आता ही नहीं। वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब ये है कि ये जो कुछ भी अध्ययन किया जाता है वो अध्ययन एक निश्चित व्यवस्थित पद्धति के माध्यम से किया जाता है, जिसका अपना एक निश्चित तरीका होता है, क्रमबद्ध एक व्यवस्थित जो प्रयास है उसी को वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से जो किया जाता है। इसलिए इसको हम वैज्ञानिक अध्ययन मानते हैं। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक तौर तरीके से अध्ययन जो है किया जाता है, और चूंकि वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन किया जाता है इसीलिए भविष्यवाणी करने में भी इसमें काफी हमें सहायता देखने को मिलती है, क्योंकि जब अनुसंधान द्वारा भविष्य में उत्पन्न होने वाली दशाओं का पता किया जा सकता है तो निश्चित तौर पर उसके बारे में कुछ भविष्यवाणी करना भी आसान हो जाता है। पांचवा बिंदु है समाज कल्याण की भावना। समाज कल्याण या कल्याण कार्यों में हमेशा से ही सामाजिक अनुसंधान का बहुत महत्व रहा है। जैसे पिछड़े वर्ग, जनजातीय लोगों, अनुसूचित जाति, सीमांत किसान, श्रमिक, बंधुआ मजदूर, इन सब की बहुत सारी समस्या रही हैं, लेकिन इनके ऊपर समय समय पर अनुसंधान होते रहे हैं, और धीरे धीरे उस जन कल्याण योजनाओं में इस प्रकार के सामाजिक अनुसंधान के जो निष्कर्ष निकले हैं उसका हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिली है। तो एक रूप से जन कल्याण के कार्यों में या सामान्य समाज कल्याण के कार्यों में भी ये सामाजिक अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगला बिंदु है सामाजिक नियंत्रण में सहायक। निश्चित तौर पर जब हमारे पास में ज्ञान होगा तो हम उन असंतुलित परिस्थितियों को नियंत्रित करने में भी हमारे को काफी सहायता मिलेगी, क्योंकि अनेकों कारणों से सामाजिक परिवर्तन जो है वो बहुत तेज गति से भी होता है, और द्रुतगामी परिवर्तनों के कारण सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और असंतुलन की स्थिति में व्यक्ति या पारिवारिक या सामाजिक विघटन बढ़ सकता है। तो यदि हमारे पास में इस तरह का ज्ञान होगा तो निश्चित तौर पर हम समाज में नियंत्रण में करने में सहायक, वो हमारे लिए सहायता होगी या सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायता, ये भी अपने आप में सामाजिक अनुसंधान का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान जो है वो सामाजिक घटनाओं के संबंध में होता है, और उससे अधिक से अधिक हमारी वैज्ञानिक जो है जानकारी बढ़ती है। परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की ज्ञान राशि में तो वृद्धि हुई है,
साथ ही साथ नवीन प्रविधियों और उपकरणों का विकास भी होता जा रहा है। और इस तरह से अगर हम देखें तो एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को ही नहीं बल्कि अन्य विज्ञानों को भी इसमें जो है विकास करने में सहायता मिलती है। और अंतिम बिंदु है सैद्धांतिक महत्व। सामाजिक अनुसंधान वास्तव में समाज विज्ञानों का आधार है और अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान समाज एवं सामाजिक जीवन के संबंध में हमारी जानकारी में उत्तरोत्तर वृद्धि तो करते ही हैं, साथ ही साथ नवीन सिद्धांतों को भी समझने में या नए जो सिद्धांत बनाने में भी हमारी बहुत सहायता करते हैं। तो इसमें इसका एक बहुत बड़ा महत्व है सैद्धांतिक। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं पर। सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता है वही महत्व से ही जुड़ी हुई लगभग वैसी ही विशेषताएं उसमें आती हैं। और वो पहली जो विशेषता है वह है सामाजिक जीवन से संबंधित जो है उसके एक बहुत महत्वपूर्ण जो है इसका कार्य होता है। सामाजिक जीवन में हमारे सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। सामाजिक अनुसंधान जो है वो इन समस्याओं को दूर करने में हमारी जो है बहुत बड़ी सहायता करता है। हमें इस चीज को यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य रूप से अगर हम देखें तो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से ही सामाजिक जीवन जो है वो अधिक से अधिक और सरल हो सकता है, बेहतर हो सकता है। तो इस रूप में सामाजिक जीवन से संबंधित सभी बातों पर सामाजिक अनुसंधान का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरा, कार्य कारण संबंधों की खोज करना। सामाजिक अनुसंधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? समाज में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो कुछ भी समस्याएं आ रही हैं या कोई भी घटना घटित हो रही है, तो उस घटनाओं के कार्य कारण संबंधों के बारे में पता लगाना, उसकी खोज करना। और इसी कार्य कारण संबंधों की खोज के माध्यम से हम नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की समस्या है, उस कार्य कारण संबंधों को जानकर हम उन समस्याओं को खत्म करने में भी वो हमारा सहायक हो सकती है, हमारे सहायता हो सकती है। तीसरा है विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति। विश्वसनीय ज्ञान का मतलब ज्ञान तो सभी प्रकार का हो सकता है, लेकिन चूंकि वो एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से, वैज्ञानिक तरीके के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त किया गया है, तो निश्चित तौर पर हमारा जो है उसके ऊपर और अधिक विश्वास हो सकता है, उसको हम बेहतर तरीके से काम में ले सकते हैं। चौथा है सामाजिक प्रगति में सहायक। निश्चित तौर पर जब हमें विश्वसनीय ज्ञान होगा, कार्यकारण संबंधों के बारे में पता होगा, सामाजिक घटनाओं क्यों घटित हो रही है उन सब के बारे में पता होगा, तो निश्चित तौर पर उससे समाज की प्रगति में हमें सहायता अवश्य मिलेगी। पांचवा है नवीन और प्राचीन तथ्यों की खोज करना। निश्चित तौर पर सामाजिक अनुसंधान का एक बहुत बड़ा काम है, और जैसा कि रिसर्च में, सोशल रिसर्च का मतलब यही है कि न केवल नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, बल्कि जो पुराना ज्ञान है उसको भी पुनः बार बार उसका भी परीक्षण करते रहना। इस प्रकार के नवीन और प्राचीन तथ्यों की जो है उसमें निरंतर खोज की जाती है, और उस खोज के माध्यम से हम समाज में और उत्तरोत्तर प्रगति कर सकते हैं, समाज की समस्याओं को दूर करने में सहायता हो सकती है। छठा बिंदु है सूक्ष्म अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के माध्यम से हम सूक्ष्म या जो ऐसे अध्ययन जिसको कि बहुत गहराई से करने की आवश्यकता होती है, अगर हम सामाजिक अनुसंधान की पद्धति के आधार पर काम करें, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर उसमें काम करें, तो निश्चित तौर पर सूक्ष्म अध्ययन में ये हमारी जो अध्ययन पद्धति है, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है, ये बहुत हमारी सहायता करती है। और निश्चित तौर पर नए सिद्धांतों का निर्माण करना, ये तो उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है ही, क्योंकि जो पुराने सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की तो हम खोज कर ही रहे हैं, उनकी पुनः जांच तो कर ही रहे हैं, लेकिन नए नए सिद्धांतों पर भी, नए नए नवीन ज्ञान के ऊपर भी हमारी जानकारी बढ़ती रहेगी। तो निश्चित तौर पर सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से नए सिद्धांतों का निर्माण हो सकता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों पर। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों को अगर हम देखें तो मोटे तौर पर उनको दो प्रकार के उद्देश्यों में बांटा जा सकता है। एक है सैद्धांतिक उद्देश्य और दूसरा है व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य वो उद्देश्य है जो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी करती है, हमारी जानकारी में बढ़ोतरी करती है, वो सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। जैसे सबसे पहला है सामाजिक तथ्यों की जानकारी होना, यानी कि किस प्रकार से सामाजिक घटनाएं घट रही हैं सामाजिक जीवन में, वो
क्यों घट रही है, वो सामाजिक व्यवहार ऐसा क्यों है, इन सब का जो ज्ञान है या जो कुछ भी सामाजिक समस्याएं हैं उनके बारे में वो क्यों हो रही है, इन सब का जो ज्ञान जो है वो हमें इस सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से ही मिलता है। तो निश्चित तौर पर सामाजिक तथ्यों के बारे में यानी कि समाज में कार्य करने के तरीके इत्यादि इन सब के ऊपर हमारी जो है जानकारी और तेजी से बढ़ती जाएगी। तो ये इसका एक बहुत बड़ा जो है उसका उद्देश्य है और जो कि सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है सामाजिक घटनाओं के प्रकार्यात्मक संबंधों की जानकारी। प्रकार्यात्मक संबंधों का पता लगाना, सामाजिक घटनाओं और उसकी विभिन्न जो सामाजिक घटनाएं घट रही हैं उनके प्रकार्यात्मक संबंध। प्रकार्यात्मक संबंध का मतलब ये है कि कोई भी घटना अकारण नहीं घटती है, बल्कि हर घटना के पीछे घटने के लिए जो विभिन्न कारण होते हैं उनके बीच में आपस में कोई ना कोई कार्यकारक तत्व होता है और इस कार्यकारक तत्वों के बारे में पता लगाना, इस प्रकार्यात्मक संबंधों की जो जानकारी है वो जो है वो हमें सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से ही हो सकता है। जब तक इन प्रकार्यात्मक संबंधों को नहीं समझ लिया जाता तब तक किसी भी सामाजिक घटना की वास्तविक प्रकृति को समझना हमारे लिए आसान नहीं है। यदि हम अपराध का एक सामाजिक घटना के रूप में अध्ययन करना चाहें, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो हमें अनुसंधान के माध्यम से ये ज्ञात करना होगा कि अपराध और निर्धनता में, अपराध व बेकारी में, अपराध या गंदी बस्तियों में, अपराध व औद्योगिकरण में, या इन सब चीजों में किस प्रकार का संबंध है। तो सामाजिक घटनाओं के इन प्रकार्यात्मक संबंधों की जानकारी के बगैर हम अपराध के बारे में सही रूप में जानकारी नहीं कर पाएंगे। तो यही काम जो है सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत आता है। फिर है सामाजिक जीवन के नियमों की खोज करना। ऐसे नियम, क्योंकि सामाजिक घटनाएं जो है सामाजिक जीवन को नियमित और निर्देशित करते हैं। तो कोई भी जो मानवीय घटना ये भी एक निश्चित तौर पर है कि वो स्वतः से आकस्मिक तो नहीं होती है, उसके पीछे निश्चित तौर पर कोई ना कोई कार्य कारण संबंध होते हैं। इन नियमों को जो ढूंढना है कि ये सामाजिक घटनाओं में जीवन में ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं, उन उद्देश्यों को जब हम ढूंढते हैं तो सामाजिक अनुसंधान का जो प्रमुख सैद्धांतिक उद्देश्य है इन नियमों का पता लगाकर सामाजिक जीवन को और बेहतर कैसे बनाया जा सके उसके बारे में पता लगाना, ये उसके सैद्धांतिक उद्देश्य में आता है। और चौथा है नवीन अवधारणाओं और सिद्धांतों का विकास। निश्चित तौर पर सामाजिक अनुसंधान जो है वो नवीन सिद्धांतों का न केवल निर्माण करता है बल्कि नवीन अवधारणाओं को विकसित करने में भी अपना संपूर्ण योगदान देता है, चाहे वो किसी भी अनुसंधान की प्रविधि के माध्यम से पुराने तथ्यों को पुनः जांच करके या नवीन तथ्यों की प्राप्ति करके इस प्रकार से वह नवीन अवधारणाओं और सिद्धांतों के विकास में सहायता प्रदान करता है। अब हम बात करें व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्यों के ऊपर, क्योंकि व्यक्ति वास्तव में उपयोगितावादी है। वो अगर किसी चीज़ का व्यवहारिक प्रयोग नहीं हो रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो वो उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो। तो निश्चित तौर पर सामाजिक संबंध से जो अनुसंधान है उसका भी कुछ निश्चित व्यवहारिक स्वरूप उपयोग है। उसमें सबसे पहला है सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायता। यदि आज हम किसी समस्या को अपने रूढ़िगत विचारों के आधार पर अगर हम देखें तो पहले जो लोग उस प्रकार से जिस चीज़ के बारे में सोचते थे आज उस रूप में उसको नहीं सोचते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हमें जो नई ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो नवीन ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर हम सामाजिक समस्याओं को हल करने में काफ़ी हद तक उसमें हम सफल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपराध की बात करें, बाल अपराध की बात करें या इस प्रकार के और भी अन्य सामाजिक समस्याओं के ऊपर हम बात करें, जाति व्यवस्था पर हम बात करें, तो धीरे धीरे अगर सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से इसके ऊपर अगर हमारी जानकारी बढ़ी है तो निश्चित तौर पर समाज में इन समस्याओं को हल करने में हमें सहायता भी उपयोग व्यवहारिक तौर पर मिली है। इसी प्रकार से इसका दूसरी जो व्यवहारिक इसका उपयोग है वह है प्रशासन में इसमें सहायता मिलती है। प्रशासन का मतलब ये है कि एक सामाजिक अनुसंधान जो है वो एक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में भी काफ़ी हद तक मदद करता है। प्रशासन का मतलब केवल सरकारी प्रशासन की बात नहीं है, सभी प्रकार के जहाँ पर भी किसी प्रकार से कोई भी व्यवस्था चलाई जा रही है उस व्यवस्था को चलाने में उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में ये इस प्रकार की चीज़ें जो है सामाजिक अनुसंधान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय संबंधों की प्रधानता पाई जाती है और इन संबंधों को समझे बिना प्रशासन को निश्चित तौर पर आसानी से नहीं चलाया जा सकता। हमें उस समाज या उस चीज़ के बारे में उसकी
लोगों के व्यवहार के बारे में हमें जानकारी होनी जरूरी है। और ये सामाजिक अनुसंधान जो है वो हमें इसमें सहायता करता है। और उसी सहायता के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से शासन में भी कई बार जो है इस प्रकार की सहायता हमें देखने को व्यावहारिक तौर पर उसका उपयोग हमें देखने को मिलता है। तीसरा है सामाजिक योजनाओं में सहायता। सामाजिक योजनाओं को अगर सफलतापूर्वक लागू करना है तो निश्चित तौर पर अगर वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त ज्ञान के आधार पर अगर हम योजनाओं को लागू करें या उस योजनाओं के ऊपर क्रियान्वयन हो तो निश्चित तौर पर वो सफल होने में ज़्यादा उसकी संभावना बन जाती है। न कि बगैर किसी जानकारी के सीधी योजनाएं अगर लागू की जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके बनाने में कितनी सावधानी बरती गई है और जिन लोगों ने उसको बनाया है उनका कितना उसमें वास्तविक उनकी जानकारी रही है, उनका कितना मतलब सहयोग उसमें रहा है और आम आदमी की लोगों की इच्छाओं या उसकी मनोभाव या उनकी आकांक्षाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है या नहीं किया गया। अगर वो सब चीज़ें नहीं हैं तो वो योजनाएं भले ही बना दी जाए लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगी। सामाजिक योजनाओं में सहायता इसी रूप में है कि उस वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से हम लोगों की भावनाओं और उनको समझते हुए ऐसी योजनाओं का निर्माण जो है होता है तो वो ज़्यादा सफल होती है। इसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि बगैर नियंत्रण के तो मानव जीवन को बहुत ज़्यादा सफल या सुखदायी नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि व्यक्ति मूलतः स्वच्छंद व्यवहार का होता है, स्वच्छंदता उसमें होती है, वो अपने हिसाब से हर काम को करना चाहता है। इसलिए नियंत्रण जो एक प्रकार से जिसको कहना चाहिए जो पॉजिटिव एटीट्यूड के आधार पर सकारात्मक दृष्टिकोण से यदि नियंत्रण को रखा जाता है तो उस रूप में अगर हम देखें तो उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास या समाज में हम ज़्यादा विकास कर सकते हैं। और चूंकि सामाजिक घटनाओं के संबंध में हमारा ज्ञान सीमित है तो इस कारण हम ज़्यादातर लोगों को कई बार ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम व्यावहारिक उपयोग या उसका देखना चाहें तो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम उस ज्ञान को प्राप्त करके उनमें नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं या काफ़ी हद तक उसको हल करने में मदद मिल सकती है। तो इस रूप में सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण, जैसे मान लीजिए कॉलेजों में क्लास में स्टूडेंट्स की कम आने की जो एक बहुत बड़ी समस्या है, विशेष रूप भारत में लगभग सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में स्थिति देखने को मिलती है। प्रेजेंट्स जो होती है स्टूडेंट्स की वो बहुत कम हमें प्राय कर देखने को मिलती है। तो इस पर अगर बहुत ढंग से अध्ययन किया जाए, उसके ऊपर पूरा उस सैद्धांतिक उस वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाए और उनके ऊपर विशेष तौर पर इस चीज़ को अगर लागू किया जाए उस आधार पर कि कैसे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से फिर जोड़ा जाए या क्लासों में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाया जाए, उस पर विभिन्न रूप से हम काम देखें और इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं तो ये एक बहुत बड़ी सहायता जो है वो हो सकती है। तो ये उसका एक व्यवहारिक उपयोग सामाजिक अनुसंधान का इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। और सबसे जो अंतिम बिंदु है इसका वह है सफल विकल्पों की खोज में सहायता। यानी कि सामाजिक अनुसंधान जो है वो सफल विकल्पों की हमें खोज में भी सहायता प्रदान करता है। किसी भी कार्य को करने या समस्या को हल करने के अनेक तरीके या विकल्प हो सकते हैं। कुछ विकल्प हो सकते हैं अधिक श्रम या साध्य लगाने वाले हों, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अधिक खर्चीले हो सकते हैं। तो ऐसे विकल्पों की सफलता पर अक्सर लोग बड़ा जो है संदिग्ध हो सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य यही है कि कार्य के ऐसे तरीकों को ढूंढे ऐसी कि जिससे सामाजिक समस्याओं को हल करने में अन्य और विकल्प जो हैं वो हमें देखने को मिल जाए या और हमें विकल्प मिल जाए। तो ये भी एक उसका व्यवहारिक जो है उद्देश्य आता है। और अंतिम जो इसका है वह है सामाजिक अनुसंधान की समस्या। निश्चित तौर पर सामाजिक अनुसंधान बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत कुछ अच्छा होता रहा है, लेकिन फिर भी कोई भी व्यवस्था संपूर्णता नहीं लिए हुए होती है। उसमें कुछ न कुछ कमियां, उसकी कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। उन्हीं समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहला है अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव होना। प्रत्येक विज्ञान की शाखा की अपनी कुछ अवधारणाएं होती हैं जिनका उस विषय से जो संबंधित विद्वान होते हैं वो समान अर्थ में प्रयोग करते हैं। ये अवधारणाएं सामाजिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने में योगदान भी देती हैं।
लेकिन कई बार इसके अर्थ के संदर्भ में विद्वानों में एक मत्ता देखने को नहीं मिलती है। कई बार विद्वान जो है इस अवधारणा के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उसका अर्थ लगाते हैं। तो कई बार इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वह चूंकि एक समान सर्वमान्य शब्दावली उनके पास में नहीं है, इसलिए उस अवधारणाओं को सही रूप में उसका विकास नहीं कर पाते हैं, विकसित नहीं कर पाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या जो है हमें देखने को मिलती है। सामाजिक अनुसंधान में इस प्रकार की समस्याएं अक्सर आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी इसकी जो है समस्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं समुदाय की बात करूं, समुदाय को किसको समुदाय माने और किसको समुदाय नहीं माने, उसमें कई बार समस्या आती है। जैसे एक समस्या जो मुझे समझ में आती है, मैकाइवर और पेज जो है वो समुदाय में जेल को समुदाय के रूप में मानते हैं कि हाँ वो है, लेकिन समुदाय के जो आवश्यक तत्व है उसको अगर हम देखें तो आवश्यक तत्वों में एक जो स्वतः विकास की अवधारणा है वो जेल पर लागू नहीं होती। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किसी चीज को लेकर, अवधारणाओं को लेकर, शाब्दिक अर्थ को लेकर, नियमों को लेकर कहीं ये अस्पष्टताएं होती हैं। ये एक सामाजिक अनुसंधान की बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी इसकी एक समस्या मानी जाती है। दूसरा, सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। अब जटिल प्रकृति का तो जहाँ तक इसमें प्रश्न है उसमें सबसे बड़ा ये है कि सामाजिक घटनाओं को समझना हर एक के बस का नहीं है। उसको समझने के लिए हमें बहुत विशेष एक प्रकार से ज्ञान या विशेष एक प्रकार की जानकारी होनी अनिवार्य है। एक विशिष्टता उसमें अनुसंधानकर्ता में होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक घटनाओं को इतना आसानी से उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है और उसको समझना भी इतना आसान नहीं है। क्योंकि कोई भी सामाजिक घटना जब घटित होती है तो उसके अनेक कारक या अनेक उसके पीछे छुपे हुए कारण हो सकते हैं और अलग अलग करके सामाजिक घटनाओं को समझना इतना आसान भी नहीं है। तो इस रूप में भी लोग मानते हैं कि सामाजिक घटनाओं की जो जटिल प्रकृति है वो भी इसकी एक समस्या के अंतर्गत आता है। हालांकि ये सब बातें लगभग उसी तरह से हमें देखने को मिलती है जैसे कि समाजशास्त्र को विज्ञान कहे या नहीं कहे, उसमें भी ये चीज़ें आती है, लेकिन फिर भी ये समस्याएं तो मुख्य रूप से कई लोगों को आती है। तीसरा, वस्तुनिष्ठता जो है या इस प्रकार से उसमें वैश्विकता जो है वो प्राप्त करना इसमें बहुत मुश्किल काम है। वैश्विकता प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है सामाजिक अनुसंधानों में। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वस्तुनिष्ठता चूंकि व्यक्ति का एक जुड़ाव होता है मानव समाज के प्रति, और समाज शास्त्र में या इस प्रकार के सामाजिक अनुसंधानों में मानव समाज का ही अध्ययन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव उसको वस्तुनिष्ठ नहीं रहने दे पाता, यानी ऑब्जेक्टिविटी नहीं रह पाती है, बल्कि वो सब्जेक्टिव, उसको व्यक्तिवादिता उसमें आ जाती है। वस्तुनिष्ठता की जगह वो व्यक्तिवादिता में उसमें चला जाएगा या उसमें वो रहेगी नहीं, व्यक्तिनिष्ठता उसमें रह जाएगी। ये यहाँ पर बात जो है इसकी बहुत बड़ी समस्या आती है। इसी प्रकार से सुनिश्चित माप की समस्या ये भी है, क्योंकि सामाजिक संबंधों को मापना इतना आसान नहीं है। उनका अधिकांश जो सामाजिक अनुसंधान में जो हमें आंकड़े मिलते हैं, जो तथ्य मिलते हैं, जो चर मिलते हैं, वो गुणात्मक होते हैं और गुणात्मक तथ्यों को गणनात्मक तथ्यों में तब्दील करना इतना आसान नहीं है। ये भी वो बात है कि उसमें सुनिश्चित माप की समस्या आती है। इसी प्रकार से प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव, प्रमाणीकरण या सत्यापन करना या सत्यापन सिद्ध करने की समस्या, ये सब वही बातें हैं जो घूम फिर कर उसी पर आती है कि समाजशास्त्र में जो प्रकृति की जो समस्या मानी जाती है कि उसको विज्ञान माने नहीं माने, वही वाली समस्या यहाँ सामाजिक अनुसंधान में भी मानी जाती है। लेकिन मुख्य रूप से ऐसा ये समस्या कोई बहुत ज़्यादा स्पष्ट है नहीं। इन सब के पीछे कोई ना कोई इनका ये समाधान भी है। वर्तमान समय में काफ़ी कुछ इसमें बदलाव हुआ है, सामाजिक अनुसंधान ने बहुत प्रगति की है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो ये समस्याएं जरूर है, लेकिन अगर हम ढंग से और समझदारी से और अगर सही ज्ञान प्राप्त करके अगर सामाजिक अनुसंधान की विधि को काम में लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम हमारी जानकारी को या हमारे इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में हमारे लिए सहायक सिद्ध होगा। ये समस्याएं जो है ये इतनी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इनका हल किया जा सकता है।